First of all, good morning to all of you. In previous classes, we have discussed about chapter first, second, third, and poem first and second, and third we have not read now. Today we are going to be started chapter number 4, and the title is A Truly Beautiful Mind. A truly beautiful mind means मतलब एक ट्रूथफुल ब्यूटीफुल माइंड, और वो माइंड है अल्बर्ट आइंस्टीन का। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, कि उनका माइंड कितना ट्रू था, कितना ब्यूटीफुल था, और किस तरीके से वो लॉजिकली सोचा करते थे। वो सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। बिफोर यू रीड, यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ अल्बर्ट आइंस्टीन आपसे पूछना चाहता है। वो कहता है, हु डू यू थिंक ऑफ? आप किसके बारे में सोचते हैं? When you hear the word genius, जब आप जीनियस वर्ड सुने, यदि आप, वो आपसे क्वेश्चन करता है रीडर्स से कि अगर आपने जीनियस वर्ड सुना तो आप किसके बारे में सोचेंगे? हु इज ए जीनियस? जीनियस कौन है? वट क्वालिटीज डू यू थिंक ए जीनियस हैज? कौन कौन सी क्वालिटीज एक जीनियस व्यक्ति में, जीनियस पर्सन में होनी चाहिए, उसके बारे में, उन क्वालिटीज के बारे में आप क्या सोचते हैं? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. अब हम यहाँ एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कई हंड्रेड, जिसने कि लगभग 100 years ago इस वर्ल्ड में अपना नाम कमाया था, लिया था। अब देखिए आगे जो राइटर है वो कहता है, इन द समर ऑफ 1905, यानी जो 1905 था उसके समर सीजन की बात है, द 26 years old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। 4 ग्राउंड जो ब्रेकिंग पेपर्स है, इनमें क्विक सक्सेशन के रूप में जो है फॉर्म में ये पब्लिश्ड हुआ था, अबाउट लाइट एंड द मोशन एंड पार्टिकल्स। यानी लाइट जो है, जैसे साइंस से रिलेटेड लाइट की थ्योरी है, मोशन की थ्योरी है, या पार्टिकल्स के बारे में है, या इलेक्ट्रो हाइड्रोनिमिक्स के बारे में है, ऑफ मूविंग बॉडीज के बारे में है, एंड एनर्जी, इन सब के बारे में, इन कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। बताया हुआ था। हिज वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। उनके जो वर्क्स हैं वो केवल कुछ पेजेस में ही, साइंटिफिक जर्नल्स के कुछ पेजेस में ही बताए गए हैं। बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस। पूरा स्पेस टाइम और एंटायर कॉस्मोस, यानी पूरा ये जो यूनिवर्स है, कॉस्मोस यानी एंटायर यानी कम्प्लीटली ये जो यूनिवर्स है, इसके बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज कर देगा जब हम आइंस्टीन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीनियस के बारे में पढ़ेंगे। आइंस्टीन and transform the name Einstein into a synonym for genius। यानी जीनियस का सिनोनिम क्या है? आइंस्टीन, और आइंस्टीन का सिनोनिम क्या है? जीनियस। 50 years आफ्टर हिज डेथ, यानी आइंस्टीन की डेथ के 50 years बाद अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रिजाइन, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन की जो जीनियस है वो आज तक रूल कर रही है। हालांकि उनकी डेथ हुई कम से कम 50 years हो गए हैं, लेकिन उनकी जो जीनियस है, जीनियसनेस है, वो आज भी रूल कर रही है। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न, और अल्बर्ट आइंस्टीन अपने एज ए ऑटोबायोग्राफिकल मेथड में या मैनर में वो हमें बताते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्लम। उल्लम का एक जर्मन सिटी था, जर्मन की सिटी ऑफ उल्लम में उनका वो बोर्न हुए थे 14 मार्च 1879 को, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। यानी किसी प्रकार का कोई सिंबल उनमें नहीं था, किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन, कोई मार्क नहीं था कि वो अपनी ग्रेटनेस के लिए, अपनी महानता के लिए, ग्रेटनेस के लिए जाने जाते हैं। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर टॉट अल्बर्ट वॉज ए फ्रिक। अब देखिए फ्रिक का मतलब क्या होता है? फ्रिक इज ए वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट ए पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। फ्रिक यानी ऐसा पर्सन जो कि दूसरे जो लाइक अदर्स जो पर्सन है उनकी तरह ना ही तो वो टॉक कर सकता है और ना ही बिहेव कर सकता है।
यानी एक एबनॉर्मल कह सकते हैं, या फिर एक फ्रिंक यानी अजीब सा एक स्ट्रेंज तरीके का जो भी है। अल्बर्ट आइंस्टीन था, उनकी मदर बताती हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक अजीब तरीके के थे, ना ही तो वो मतलब ढंग से बोल पाते थे और नहीं चल पाते थे, नहीं बिहेव कर पाते थे। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। अब उसकी मदर कहती है कि यानी अब आइंस्टीन का जब बोर्न हुआ था, आइंस्टीन का जब जन्म हुआ था, तो उनका जो हेड था, उनका जो सर था, काफी लार्ज था, बहुत बड़ी साइज का था। एट द एज ऑफ 2.5 की एज के करीब आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। आइंस्टीन बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, बहुत कम बोलते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, यानी वो 2.5 की एज में, यानी वही 2.5 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन जो है बोल नहीं पाते थे, और फिर लास्ट में जो है वो बोलना सीखते हैं। फाइनली ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया 2.5 वर्ष के बाद, 2.5 के बाद, तो वो हर वर्ड को ट्वाइस यानी 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिडंट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे रहा जाए, कैसे बिहेव किया जाए, कैसे टॉक किया जाए। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और उसके जो प्लेमेट्स थे, उसके साथ खेलने वाले, उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो कॉमरेड्स थे, वो सारे उसके जो फ्रेंड्स थे, वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे, यानी बोरिंग उबाने वाला ब्रदर कहा करते थे, चिढ़ाया करते थे, जोकिंग करते थे उसकी। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ दैट टाइम। और उसके उससे जो छोटे बच्चे थे क्लास के, वो सारे जो है वो खेला करते थे और एंजॉय किया करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्हें मैकेनिकल जो टॉयज होते हैं, मशीन के बने हुए, मशीन वाले जो टॉयज होते हैं, वो ज़्यादा पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा। जब उनकी नई मतलब छोटी सी उनकी सिस्टर जिसका नाम माजा था, जब उनका बोर्न हुआ, जब उनका जन्म हुआ, ही इज सैड टू ही ही इज सैड टू हैव सैड। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से ये बात कही थी, जब उनकी सिस्टर माजा नाम की एक सिस्टर बोर्न होती है, तो उसके बारे में उन्होंने अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से कहा था, फाइन, बट अच्छी बात है कि मेरी सिस्टर न्यू बॉर्न सिस्टर है, बट वेयर आर हर हेयर व्हील्स। लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? अब देखिए, जो मशीन वाले टॉयज होते हैं, मैकेनिकल टॉयज जो होते हैं, उनमें क्या होते हैं, टायर्स लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो वो कहते हैं कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके पहिए कहाँ हैं, ना कि ये कि उसके पैर कहाँ हैं। पैर की जगह वो क्या कहता है अपनी पेरेंट्स से कि ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी है, लेकिन इसका जो है व्हील्स कहाँ है, इसके टायर कहाँ हैं, इसके पहिए कहाँ हैं। ए हेडमास्टर वंस नोटिस हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही, यानी एक हेडमास्टर ने, जब आइंस्टीन पढ़ा करते थे, तो उनके स्कूल के जो हेडमास्टर थे, उन्होंने एक बार उनके फादर से ये बात कही थी, दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर, कि आइंस्टीन जो है प्रोफेशन के रूप में कौन सा क्या चुनेगा, ये चीज मैटर नहीं करती है, बल्कि बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। यानी आइंस्टीन कौन सा सब्जेक्ट चुनेगा, क्या पढ़ेगा, क्या नहीं पढ़ेगा, ये चीज मैटर नहीं करती है, बल्कि वह जो भी चीज पढ़ेगा, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ेगा, उसमें उसे सक्सेस नहीं मिलेगी। ये बात एक बार आइंस्टीन के स्कूल के हेडमास्टर ने आइंस्टीन के फादर से कही थी। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। जब आइंस्टीन 6 एज के हुए, तो उन्होंने वायलिन को बजाना शुरू कर दिया था, वायलिन बजाना, प्ले करना सीखने लगे थे वो। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू बी, क्योंकि उसकी मदर उसे वायलिन बजाना सिखाना चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। और फिर वो धीरे धीरे जो है बाद में जो है वो एक एमेच्योर वायलिनिस्ट, एमेच्योर का मतलब होता है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रादर देन एज ए प्रोफेशन, यानी पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए वो क्या करने लगे, एक वायलिन अच्छी तरीके से बजाने लगे, यानी एक तरीके से उसमें पॉपुलर हो गए या अच्छा वायलिन बजाने लग जाते हैं। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपने पूरी लाइफ में जो वायलिन है वो बजाना अच्छी तरह बजाने लगते हैं। पूरी लाइफ उन्होंने वायलिन बजाई। जब वो कभी मतलब किसी सैड मूड में होते थे या दुखी होते थे, उस समय वो वायलिन बजाने लगते थे। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जो था वो एक बुरा शिष्य या स्टूडेंट नहीं था।
ही वेंट टू हायर स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक में उन्होंने हाई स्कूल में स्टडी करी। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव, लेकिन जब वहाँ आइंस्टीन की फैमिली भी जा चुकी थी। व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वह 15 मंथ्स ओल्ड था, यानी 15 महीने का था, 15 मंथ का था, तब उसकी फैमिली जो है वो वहाँ म्यूनिक में सेटल हो चुकी थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में उसे अच्छे मार्क्स भी मिले थे वहाँ म्यूनिक में जब वो पढ़ने गया था हाई स्कूल में। एंड आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन का मतलब होता है डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, यानी स्कूल के जो डिसिप्लिन होते हैं या फिर रूल्स होते हैं उनको, उनसे वो हेट करता था, घृणा करता था। एंड ऑफन क्लेज्ड विद हिज टीचर्स, और अक्सर अपने जो टीचर्स थे उनके साथ क्लेज्ड किया करता था। क्लेज्ड यानी टकराहट, यानी तर्क वितर्क करना, लॉजिक करना एक तरीके से। एट द अप एंड सॉरी फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष विपक्ष में वाद विवाद करना या आर्गुमेंट्स करना, ये सारी किया करता था। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 वर्ष का हुआ, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफ्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। स्टिफ्ड का मतलब होता है अनएबल टू ब्रेथ, सफोकेटेड, यानी घुटन महसूस होना। जब आइंस्टीन 15 वर्ष के हुए, 15 वर्ष एज के हुए, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा सफोकेशन फील किया, इतना ज़्यादा घुटन महसूस की कि उन्होंने यानी अच्छे के लिए, अपने अच्छे के लिए स्कूल छोड़ दी जब वो 15 वर्ष के थे। द प्रीवियस ईयर्स अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन, और जो उससे पहले की साल में जो अल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलन नामक सिटी में जा चुके थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने जो सन था आइंस्टीन था उसको अपने रिलेटिव्स रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशंस, लंबे डिस्कशन के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। तो आइंस्टीन ने जर्मन में, जर्मन स्विट्जरलैंड जहाँ जर्मन स्पीकिंग की जाती है वहाँ एजुकेशन लेने की विश या इच्छा जाहिर की। इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, एक ऐसी सिटी जो कि म्यूनिक से ज़्यादा फ्री थी, फ्रीडम जिसमें था, वहाँ उन्होंने एजुकेशन लेने की डिसाइड वो करते हैं। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन जो थे वो हाईली गिफ्टेड थे, यानी काफ़ी इंटेलिजेंट थे मैथमेटिक्स में, और वो फिजिक्स में भी इंटरेस्ट लेते थे, फिजिक्स पढ़ने में भी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, स्कूल को फिनिश करने के बाद यानी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। ज्यूरिक नामक जगह पर एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर उन्होंने पढ़ने का डिसाइड किया, स्टडी करने का। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डेसिंग यंग मैन विद द वॉलरस मॉस्ट्यूज, लेकिन जो एक साइंस है वो एक ऐसी थिंग नहीं है, केवल एक ऐसी थिंग नहीं है जो कि दैट अपील्ड टू द डेसिंग, यानी डेसिंग यानी जोश वाले, जो यंग जो मैन है, विद द वॉलरस मॉस्ट्यूज, की वॉलरस मॉस्ट्यूज के साथ उन्हें, उन यंग मैन को वो पढ़ने की अपील करे। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट, जब वो वहाँ पढ़ रहे थे ज्यूरिक में, उस समय उनका एक फेलो स्टूडेंट था जिसका नाम था मेलिवा मैरिक। मेलिवा मैरिक नाम की एक स्टूडेंट भी उनकी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। whom he found to be a clever creature, और वो उसे काफ़ी क्लेवर क्रिएचर यानी काफ़ी चालाक या इंटेलिजेंट नज़र आती थी, क्रिएचर लगती थी। दिस यंग स्टार हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। दिस यंग सर्व, यानी वह यंग जो सर्व था, हैड कम टू स्विट्जरलैंड, वो स्विट्जरलैंड आई थी, यानी जो वो गर्ल थी मिलेवा मैरिक, वो भी स्विट्जरलैंड पढ़ने आई थी, क्योंकि ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी वो यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटी में एक थी वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ की वुमेन भी डिग्री गेट कर सकती थी, यानी वो डिग्री लेने के लिए वहाँ आती है ज्यूरिक की उस यूनिवर्सिटी में जो कि स्विट्जरलैंड में है। आइंस्टीन saw in her an ally against the Philistines. Philistines का मतलब होता है a word used disapprovingly to talk about people who don't like art, literature and music. यानी जो फिलिस्टीन था
आइंस्टीन सा इन हर, यानी जो मिलेवा मैरिक जो थी उसमें आइंस्टीन को दिखाई देता है एल एन एली एली यानी एज ए फ्रेंडशिप, यानी वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं। कौन? मिलेवा मैरिक और जो आइंस्टीन उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है अगेंस्ट द फिलन फिलेंटाइंस। फिलेंटाइंस का मतलब होता है कि यानी लोगों से डोंट टॉक लाइक आर्ट लिटरेचर एंड, ऐसे लोग जो कि आर्ट लिटरेचर या फिर म्यूजिक से रिलेटेड को पसंद ना करते हों, लाइक ना करते हों, तो उनके अगेंस्ट जो है मिलेवा जो मैरिक थी उसमें उसको एज ए फ्रेंडशिप नजर आता है। एंड those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds, यानी वो इस तरीके के जो फ्रेंड्स थे अपनी फैमिली में या रिलेटिव्स में या यूनिवर्सिटी में उनसे बोर आ चुका था, बोरिंग वो फील कर रहा था, इसलिए वो मिलेवा मैरिक से फ्रेंडशिप कर लेता है। द कपल फेल इन लव, और वो दोनों मिलने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, कन्वर्सेशन होता है उनके बीच, और जो एक कपल है वो फेल इन लव यानी वो लव करने लगते हैं। एंड लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, फिर वो जो है वर्ड्स यानी लेटर लिखने लगते हैं एक दूसरे को अफेक्शन के लिए। एंड मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस रोट आइंस्टीन, और फिर जो साइंस है टेंडरनेस के साथ वो मिक्स करते हैं। एंड आइंस्टीन लिखते हैं हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिवली टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, यानी हम दोनों यानी मिलेवा मैरिक जो गर्ल थी वो और जो आइंस्टीन है वो दोनों जो है फील करते हैं अपने आप को हैप्पी और प्राउडी जब वो दोनों साथ मिलकर काम करने लगते हैं और एक विक्टोरियस कंक्लूजन पर, डिसीजन पर, रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, यानी 1900 में वो 21 एज के जब होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, तो वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हैं, यानी 3 इयर्स की जो स्टडी होती है उसको वो कंप्लीट कर चुके होते हैं। एंड अनएम्प्लॉयड, और अनएम्प्लॉयड होते हैं यानी वो किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं करते हैं। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, तो वो एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड, एक प्राइवेट लेसन्स भी देते हैं और फाइनली वो एक जॉब 1902 में वो एक जॉब कर लेते हैं एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न नामक जगह पे एक पेटेंट ऑफिस है, पेटेंट ऑफिस है, वहाँ पर वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में एक जॉब शुरू कर देते हैं। वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, और दूसरे लोगों के जो इन्वेंशंस थे, जो खोज होती थी, उन सबको वो डेवलप किया करते थे, एसेस किया करते थे। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओवन आइडियाज इन सीक्रेट, आइंस्टीन अपने खुद के जो आइडियाज थे उन्हें भी सीक्रेट में डेवलप करते थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics, यानी एक जॉकिंग के रूप में उनका जो बॉक्स था, डेस्क ड्रॉवर था, उसको उसमें जो काम वो करते थे, वर्क जो करते थे, उसके लिए उसे ब्यूरोक्रेसी ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स भी कहा जाता था। कुछ टाइटल्स हैं जो जोकिंग के रूप में उन्हें कहा जाता था, जैसे ब्रदर ब्रोरिंग भी उनका टाइटल था, या ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स भी उन्हें कहा जाता था, उन्हें मैथमेटिशियन कहा जाता था, फिजिक्स सब्जेक्ट्स में भी वो इंटरेस्ट लेते थे। ये सारी चीज़ें जो कि आइंस्टीन के बारे में रिलेट करती हैं। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिवली, यानी आइंस्टीन ने एक स्पेशल थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की, वो है जो कि उन्होंने 1905 में दी थी। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम व जो स्पेस है उससे रिलेटेड ये थ्योरी है, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। एंड इट टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, यानी जो वो बताते हैं कि इस थ्योरी में वो बताते हैं कि जो टू सेम टाइम नहीं दिखा सकते, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, यानी जो क्लॉक्स होती हैं दो, मान लीजिए बिल्कुल से सही परफेक्ट क्लॉक्स हैं, घड़ियां हैं, वॉचेज हैं, वो बिल्कुल सही टाइम लगातार नहीं दिखा सकती। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, यानी एक तरीके से फास्ट चलने का जो
यानी दो घड़ियों में दो वॉचेस में टाइम सेम नहीं दिखा सकता। ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये भी उन्होंने दी थी। फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी का जो फॉर्मूला है उनके रिलेशन का, वो भी उन्होंने दिया था। E इक्वल mc स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है वो उन्होंने दिया था, जो कि मैथ से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। फॉर्मूला E इक्वल mc स्क्वायर का फॉर्मूला उन्होंने दिया था। वाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, हालांकि जो आइंस्टीन थे वो फिजिक्स में जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आती थी उनको सॉल्व करते थे। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरिवेलिंग, लेकिन उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, यानी उनकी जो मैरिड लाइफ थी या प्राइवेट लाइफ थी, वो अनरिवेलिंग थी। अनरिवेलिंग यानी स्टार्टेड टू फेल, यानी वो मतलब सक्सेस नहीं हो पा रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। अल्बर्ट जो थे वो मिलेवा से मैरिज करना चाहते थे राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी मदर जो थी वो मिलेवा से उनकी मैरिज नहीं होने देना चाहती थी, वो उसके अगेंस्ट थी। सी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, मिलेवा जो कि उसके आइंस्टीन से 3 years बड़ी थी, एंड वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, और उसके लिए काफ़ी बड़ी थी, यानी 3 years जो बड़ी हैं वो एज ए डॉटर इन लॉ वो नहीं लाना चाहते थे। शी वॉज ऑल्सो बदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो मदर मिलेवा जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट थी, किससे, आइंस्टीन से, उसे वो परेशान करता था। यानी मिलेवा मैरिक जो थी वो उनसे 3 वर्ष बड़ी थी अल्बर्ट आइंस्टीन से, और अल्बर्ट आइंस्टीन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, ज़्यादा डिग्रियाँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, ज़्यादा डिग्री उनके पास थी। इसी वजह से अल्बर्ट की जो मदर थी वो परेशान थी उसकी पढ़ाई से, उसकी इंटेलिजेंसी से, कि ये आइंस्टीन से ज़्यादा इंटेलिजेंट मुझे डॉटर इन लॉ नहीं लानी है। सी इज ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, उसकी मदर बताती हैं कि वो तो एक बुक की तरह है तुम्हारे लिए। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन जो है उसने वेडिंग ऑफ कर दिया था, यानी जो मैरिज थी वो करता है उसके साथ, लेकिन बाद में वो जो शादी है वो टूट भी जाती है। द पेयर फैमिली मैरिड इन, ये जो दोनों हैं मिलेवा मैरिक और जो आइंस्टीन है, वो फाइनली जो है जनवरी 1903 में मैरिज कर लेते हैं, मैरिड हो जाती है, इनकी मैरिज हो जाती है। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 sons होते हैं, 2 बेटे होते हैं। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही ईयर्स के बाद द मैरिज फाल्टर्ड यानी वही बिकेम वीक, कमजोर हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है। मिलेवा मैन वाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, मिलेवा जो थी, मिलेवा मैरिक जो थी, उसकी इच्छा थी कि वो उसकी इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस थी, यानी उसमें लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस वो करना चाहती थी, सक्सेस गेन करना चाहती थी, आगे और भी वो डिग्रियां गेन करना चाहती थी। इसी वजह से उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो अनहैप्पी हो जाती है, और हाउस वाइफ रहकर वो कभी खुश नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो काफ़ी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, कई सालों की लंबे संघर्ष के बाद, उनकी लाइफ चलती है कई सालों तक, द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919, यानी 1919 में उनका डाइवोर्स हो जाता है। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और 1919 में ही आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है अपनी कजिन एल्सा से शादी कर लेते हैं, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो दूसरी शादी कर लेते हैं। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, आइंस्टीन की जब जो पर्सनल चैप्टर है उनकी लाइफ का, वो उसी वजह से जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, ये जो वर्ड है उसको फेमस, वर्ड में फेमस हो जाते हैं काफ़ी। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड 1915 में उन्होंने अपनी जनरल जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की उसको पब्लिश किया था, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और इसी वजह से एक न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी जो होता है ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो प्रोवाइडेड होता है इससे। एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, यानी ये जो थ्योरी थी
वो बिल्कुल उसकी करेक्ट प्रूव होती है। एंड आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट ऑफ विच टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशन फील्ड। यानी जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है वो भी यहाँ वो देते हैं। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। उसका जो वर्क है उसमें न्यूज़पेपर में उसे एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के रूप में माना जाता है। यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब कुछ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही इस वर्ल्ड को, यूनिवर्स को दिया है। उसी वजह से उन्हें, उनके जो वर्क्स हैं उन्हें एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में फिजिक्स में उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है। ही वॉज शोवर्ड विद हॉनर्स एंड इन्विटेशंस। उन्हें काफ़ी सम्मान दिया जाता है, इन्विटेशन मिलते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और उन्हें उनकी काफ़ी प्राइज किया जाता है, उन्हें प्रशंसा की जाती है, एडमायर्ड किया जाता है उन्हें। व्हेन द नाजिस केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933। जब 1933 में जो नासिस लोग हैं उन्होंने जर्मनी में अपने पावर दिखानी शुरू की, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। तो आइंस्टीन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ आ गए थे। 5 years लेटर, 5 years के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर यानी वेरी अपसेट। वो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं कि ये जो ऑटम बम्स हैं ये जैसे कि अमेरिका ने गिराए थे जर्मनी के जो शहर थे, जापान के, सॉरी, हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम ब्लास्ट हुआ था उससे, और अमेरिका की इस थ्योरी से वो अच्छी तरह परिचित थे, रिकॉग्नाइज थे, जानते थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेडेड फ्रॉम फासिज्म चल रहा था, जस्ट एज आइंस्टीन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। ये जो मैंने भी बताया था आपको, एटॉमिक बम के बारे में जो पॉलिसी चल रही थी उसके बारे में सोचकर ही वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे और इन सब चीज़ों से हट जाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, इसमें डिस्ट्रॉय हो, रूइंड हो, किसी प्रकार का कोई भी डिस्ट्रक्शन हो, ऐसा विनाश नहीं चाहते थे वो ह्यूमन बीइंग का। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग्स, यानी अपना एक जो कलीग था, अपना जो क्लासमेट था या उसका जो साथी था, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टीन ने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनको एक लेटर लिखा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, ऑन 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वॉन्ड। उस लेटर में उन्होंने वॉर्न किया था, चैलेंज किया था अमेरिका को। उसमें लिखा था, ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस तरह का एक सिंगल बम जो कि आप बना रहे हैं, एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, यदि वो किसी पोर्ट में एक्सप्लोड हो गया, विस्फोट हो गया उससे, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द वोल पार्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। हमारे चारों तरफ की जो टेरिटरी है, यानी अपने चारों तरफ की टेरिटरी को, एरिया को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। His words did not fail to have an effect। लेकिन उसके वर्ड्स का, जो लेटर उसने लिखा था आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को, उसका कोई इफेक्ट उन पर नहीं पड़ा। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिकन लोगों ने अपना एटम बम जो है उसको सीक्रेट प्रोजेक्ट के रूप में बना लिया था, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापान सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा व नागासाकी जो सिटीज थे उन पर डाल दिए थे। आइंस्टीन वॉज डीपली शॉक्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन यानी जो विनाश हुआ था, तो डिस्ट्रॉयड जो हुआ था, या जो ह्यूमन बीइंग वहाँ डिस्ट्रॉय हो गए था, ह्यूमैनिटी वहाँ डिस्ट्रॉय हुई थी, उन सब की वजह से इन सब चीज़ों ने आइंस्टीन को गहराई तक डीपली शैकन कर दिया, हिला दिया था। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसेज टू यूनाइटेड नेशंस। इस समय उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका को लिखा था, जोरदार तरीके से लिखा था लेटर एक, इन इट, और उस लेटर में ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट बनाने का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेट है, वो भेजा था। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट को ये लेटर अच्छा नहीं लगा। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, और इस लेटर का भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगली शताब्दी तक, डिकेड तक, आइंस्टीन गोट इवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप
और फिर वो अपनी आर्म्स जो हैं उनको बिल्ड अप करने लगते हैं लास्ट तक, यानी अपनी आर्म्स को, यानी पॉलिटिक्स में ही रहते हैं लास्ट तक, एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, अपनी पॉपुलरिटी को वो पीस, शांति और डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के लिए काम करने लगते हैं, पीपल के लिए, लोगों के लिए काम करने लगते हैं। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब आइंस्टीन 1955 में एट द एज ऑफ 76 की एज में 1955 को उनकी डेथ हो जाती है, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी। तो उन्हें एक विजनरी की तरह, विजनरी का मतलब होता है ए पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे, यानी एक विजनरी की तरह उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है उस डे को। एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, और अल्बर्ट आइंस्टीन को साइंटिफिक जीनियस के नाम से जाना जाता है इस साइंस के वर्ल्ड में, इस दुनिया में आज भी। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ट्रूली यानी सच्चा, ईमानदार, लॉयल, सिंसर, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल सुंदर, ट्रुथफुल भरा हुआ, सुंदरता से भरा हुआ माइंड किसका था? अल्बर्ट आइंस्टीन का। हाँ, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, और ऐसी ऐसी थ्योरियां उन्होंने दी हैं जो कि आज तक चली आ रही हैं हमारी इस दुनिया में, यानी आज भी उन्हें याद किया जाता है उन थ्योरियों के लिए, उनके उस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जो कि उन्होंने इस यूनिवर्स को दिया, इस कॉस्मोस को दिया है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह।